हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे हिस्ट्री भारत सेकेंड का चैप्टर 3, जिसका नाम है ट्री पार्टाइट स्ट्रगल, द पलास, प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूटास। तो लेट्स नो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम एक तो पढ़ेंगे ट्री पार्टाइट स्ट्रगल, जो है कनौज को लेकर तीनों पावर्स के बीच में जो संघर्ष लड़ाई होती है वो। फिर हम इन तीनों पावर्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में पढ़ेंगे तीनों पावर्स के बारे में। फिर जो सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंट्रीब्यूशन था तीनों पावर्स का वो, और जो तीनों पावर्स का जो है उनका कंसिक्वेंस क्या निकला। सो हम शुरू करते हैं। We have read about the political situation in India before the 8th century. 8th century से पीछे हमने जो है पॉलिटिकल सिचुएशन जानी है इंडिया की प्रीवियस चैप्टर्स में। लेकिन इस चैप्टर्स में हम क्या जानेंगे, इस चैप्टर में जानेंगे जो हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है, उनकी डेथ के बाद जो राष्ट्रीय एकता होती है इंडिया की वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो पहले के टाइम में वास्ट बड़ी बड़ी जो है साम्राज्य थे, लेकिन अब इस टाइम पर हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो छोटे छोटे किंगडम्स है वो एमर्ज हो जाते हैं, उनका जन्म हो जाता है। तो जो फीलिंग होती है रीजनलिटी, मतलब कि जो एक लोगों की या फिर लोगों की जो एक रीजन के प्रति जो फीलिंग होती है उसको बोला है रीजनलिटी। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ दी स्मॉल स्टेट्स, मतलब कि जो ये छोटी छोटी स्टेट्स होती है इनके पास जो इनकी खुद की पावर्स थी वो, तो इनकी पावर्स और जो ये फीलिंग है एक रीजन के प्रति, ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी घातक प्रूफ होती है। बट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बहुत सारी पावरफुल पॉलिटिकल पावर्स जो है इस पीरियड में एमर्ज होती है। ये पावर क्या करती है, नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया ऊपर वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर क्या करने की कोशिश करती है, अपनी पावर को स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। एंड दीज फोर्सेस वर प्रोमिनेंट इन द एफर्ट। और ये जो फोर्सेस थी तीनों की तीनों, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है अपने इस प्रयास में, जो कि कौन कौन सी है, पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास। तो ये तीनों पावर्स है। अब हम पढ़ेंगे ट्री पार्टाइट स्ट्रगल के बारे में, जो इस चैप्टर का नाम ही है। तो ट्री पार्टाइट स्ट्रगल क्या है कि द स्ट्रगल दैट वेंट, एक संघर्ष या एक लड़ाई हम कह सकते हैं 2 सेंचुरीज तक होती है 3 पावर्स के बीच में, पाला के बीच में, प्रतिहारा के बीच में, राष्ट्रकूटा के बीच में। इन तीनों डायनेस्टीज़ के बीच में, इन तीनों किंगडम्स के बीच में 2 सेंचुरीज तक एक लड़ाई होती है। लड़ाई क्यों होती है, जो ये ऊपर का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, नॉर्थ इंडिया है जो है ना, इसके लिए जो है लड़ाई होती है कि कौन इसको अपने कंट्रोल में करेगा। और ये नहीं कि नॉर्थ इंडिया ही नहीं, सिर्फ एक जगह है जिसका नाम था कनौज। कनौज को लेकर तीनों पावर्स के बीच में 2 सेंचुरीज तक लड़ाई होती है। इसी को बोला है ट्री पार्टाइट स्ट्रगल। कभी कभी देखो, मान लो कभी पाला जीत जाती है, तो कभी प्रतिहारा जीत जाती है, तो कभी राष्ट्रकूटा जीत जाती है, तो कभी एक जीत जाती है स्ट्रगल में, तो समटाइम्स अदर जीत जाती है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत ही घातक जो है तीनों किंगडम्स के लिए प्रूव हुआ है इन द हिस्ट्री में। ये तीनों के तीनों किंगडम देखो, हिस्ट्री में जाए तो प्राचीन काल में तीनों की तीनों जो किंगडम्स थी बहुत फेमस थी अपने इफिशिएंट, एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इनका शासन के लिए ये जानी जाती थी। इनकी पॉलिसी जो थी रिलीजियस टॉलरेंस के लिए जाने जाते थे, और जो इन्होंने प्रमोशन किया था आर्ट एंड लिटरेचर का, सो इन सभी चीज़ों के लिए हिस्ट्री में ये बहुत फेमस थे तीनों किंगडम। लेकिन अनडाउटली दीज 3 किंगडम्स में, इन तीनों किंगडम ने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है डिफरेंट फील्ड्स में। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तीनों किंगडम के बारे में डिटेल में। अब इससे पहले हम ये जान लेते हैं, जो ये तीनों किंगडम आपस में लड़ रही थी कनौज को लेकर कि कनौज मेरे कंट्रोल में है, मुझे करना है उसको कंट्रोल में। आखिर क्यों चाह रहे थे वो कंट्रोल में करने के लिए, क्योंकि देखो हर्षवर्धन ने कनौज को अपने कंट्रोल में किया था और उसको अपनी कैपिटल बनाया था अपने साम्राज्य की, और इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस भी दिया था। अब देखो ये क्यों कर रहे थे ऐसा, कनौज के लिए लड़ाई क्यों करते हैं, और फिर इनका जो ये किंगडम है ये ख़त्म भी हो जाता है। इट वॉज द लार्जेस्ट कल्चरल सेंटर, जो था ये सबसे लार्जेस्ट कल्चरल सेंटर था नॉर्थ इंडिया का। और यहाँ की जो रीजन थी वो फर्टाइल थी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती थी यहाँ पर, और जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट करते थे, जिससे बहुत अमीर हो जाते थे ये। तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। देयरफॉर जब एक जना या फिर एक किंगडम जो है कनौज पर कंट्रोल कर लेती है, तो जो दूसरी होती है वो कभी दूसरी करती है, कभी पहली करती है, तो जो भी इस पर कंट्रोल करती है ना, उसको यहाँ से बहुत पैसा, बहुत वेल्थ मिलती है।
अब इसके बाद देखो इट वॉज, अगर किंग्स के व्यू से देखें तो किंग क्या करते हैं, वो अपनी सुप्रीमेसी को, अपने रूल को उस फर्टाइल रीजन पर अपना कब्जा करते हैं और फिर उसको अपने कंट्रोल में करते हैं और उससे बहुत पैसा कमाते हैं ये। सो फॉर द इसी रीजन के लिए कनौज जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट थी, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब देखो ट्रायंगुलर एस्पेक्ट बोला है, ट्रायंगुलर स्ट्रगल क्यों बोला है, क्योंकि तीन डायनेस्टीज के बीच में ये स्ट्रगल था ना, इस वजह से ट्रायंगुलर बोला है इन्होंने। तो ये ट्रायंगुलर संघर्ष जो था कनौज को लेकर, ये शुरू होता है 780 AD में। किसके टाइम पर, किसके रूल के टाइम पर, जो किंग धर्मपाल थे। अब किंग धर्मपाल कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे, ये राजा थे, ये पाला डायनेस्टी के। तो पाला डायनेस्टी के राजा थे किंग धर्मपाल। इनके टाइम पर 780 AD में कनौज को लेकर एक संघर्ष शुरू होता है तीनों डायनेस्टीज के बीच में। अब किंग धर्मपाल जो थे बहुत ही पावरफुल रूलर थे ये इन्हीं की डायनेस्टी के। ही वॉज टू, इनको ना अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करना था, अपने साम्राज्य को फैलाना था कनौज को अपने कंट्रोल में लेकर। लेकिन अब देखो, अभी तो बताया कि ये किंग धर्मपाल थे पाला डायनेस्टी के। अब आते हैं किंग वत्सराज प्रतिहारा डायनेस्टी के। इनको बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लगी कि भाई ये क्यों कनौज को अपने कंट्रोल में करेंगे, मुझे भी कंट्रोल में करना है। तो जो किंग वत्सराज है ये किंग धर्मपाल को हरा देते हैं। गंगा यमुना दाओब का एक बैटल होती है, इसमें वत्सराज जीत जाते हैं, धर्मपाल को हरा देते हैं। बट एट द सेम टाइम पर ही जो ध्रुव है, अब एक अलग दूसरी डायनेस्टी के रूलर आते हैं, ध्रुव, जो किसके राजा हैं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। अब ध्रुव क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो ये वत्सराज को हराते हैं, इनको हराते हैं, और फिर ध्रुव जो है धर्मपाल को हराते हैं, फिर कनौज को अपने कंट्रोल में कर लेते। तो पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है इस सब का कि कभी सबसे पहले धर्मपाल ने अपने कंट्रोल में कनौज को किया, फिर वत्सराज ने किया, फिर ध्रुव ने वत्सराज को धर्मपाल को हराकर अपने कंट्रोल में कर लिया। अब ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रगल है फॉर द एम्पायर, साम्राज्य के लिए, बिटवीन पालास, गुर्जारा प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटा के बीच में, इसी को बोला है ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। अब इसके बाद देखो, राष्ट्रकूटा जो किंग थे जिनका नाम ध्रुव था, जिन्होंने वत्सराज को, धर्मपाल को हराया, तो जो ध्रुव थे, क्या होता है ना, वो अपनी पोजीशन को कनौज के ऊपर इतना मतलब ज़्यादा टाइम तक उसके ऊपर बना नहीं पाते हैं, कनौज को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज जो है अराइज हो जाती है इनकी जब ये साम्राज्य में। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं धर्मपाल, और वो क्या करते हैं, अपने सोल्जर्स को भेजते हैं कनौज की तरफ, और जो इसके सोल्जर्स होते हैं ना, वो इंद्रायुध को हरा देते हैं। अब इंद्रायुध कौन है, इंद्रायुध जो है ना, ये जो किंग ध्रुव थे ना, इन्होंने यहाँ पर कनौज में इंद्रायुध को बिठा दिया था ताकि ये यहाँ पर राज करे मेरे कंट्रोल में। लेकिन तो धर्मपाल क्या करते हैं, इंद्रायुध को हरा देते हैं और कनौज को अपने कब्जे में करते हैं। अब धर्मपाल क्या करते हैं, इंद्रायुध की जगह पर यहाँ पर ये चक्रयुध को बिठाते हैं, जो यहाँ गद्दी पर बैठे सारा राज यहाँ का संभाले, और वो किसके कंट्रोल में रहे, धर्मपाल के कंट्रोल में रहे। तो अब इसमें क्या था कि ध्रुव ने इंद्रायुध को बिठाया था, लेकिन धर्मपाल इंद्रयुद्ध को हरा देते हैं, ये फ़ायदा देखकर कि ये यहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज चल रही है इनके साम्राज्य में, तो वो अपनी फोर्सेस को भेजते हैं, और जिससे क्या करते हैं, ये चक्रयुद्ध को यहाँ बिठाते हैं इंद्रयुद्ध को हराकर। अब इसके बाद देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ वत्सराज, वत्सराज की डेथ के बाद नागभट्ट सेकंड जो है, वत्सराज के बाद नागभट्ट सेकंड आते हैं, जो कि नए रूलर बनते हैं प्रतिहारा रॉयल फैमिली के। ये क्या करते हैं, कनौज को अपने कब्जे में करते हैं चक्रयुद्ध को हराकर। अब चक्रयुद्ध कौन थे, धर्मपाल ने जिसको यहाँ पर कनौज पर बिठाया था वो थे चक्रयुद्ध। तो चक्रयुद्ध को हरा देते हैं नागभट्ट सेकंड, और जो धर्मपाल है हैड टू फाइट, धर्मपाल को फिर नागभट्ट सेकंड के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। धर्मपाल को हरा दिया जाता है इस वॉर में, बिहार मुंगेर में, और फिर यहाँ पर कौन बैठता है, नागभट्ट सेकंड के कंट्रोल में आती है अब कनौज। तो अब तक हमने यही देखा ना, कभी कोई सी डायनेस्टी के बीच में लड़ाई हो रही है, कभी कोई सी में, लेकिन इनको चाहिए कनौज ही। अब ऑन द कॉल ऑफ धर्मपाल, धर्मपाल के बुलाने पर अब आते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का सक्सेसर जो है गोविंद थर्ड। जो ध्रुव थे जिन्होंने वत्सराज को हराया और धर्मपाल को हराया, तो ध्रुव के जो सक्सेसर थे वो थे गोविंद थर्ड, जिसको बुलाते हैं धर्मपाल बुलाते हैं, और उनको कहते हैं कि फिर ये कनौज की तरफ जाती हैं। ये क्या करते हैं, अब जिस नागभट्ट ने धर्मपाल को हराया था वो नागभट्ट अब गोविंद थर्ड को भेजते हैं। अब गोविंद थर्ड क्या करते हैं, नागभट्ट को हरा देते हैं बैटल में, और फिर अपने कंट्रोल में करते हैं कनौज को। बट सून ही जो नागभट्ट सेकंड है वो फिर से क्या करते हैं, कनौज को अपने कब्जे में कर लेते हैं।
ठीक है, गोविंद थर्ड नागभट्ट को हराते हैं, फिर नागभट्ट फिर से गोविंद थर्ड को हरा देते हैं, अपने कंट्रोल में कनौज को कर लेते हैं। अब इसके बाद देखो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रामभद्र के टाइम पर, जो कि वीक नागभट्ट सेकंड के बाद जो सक्सेसर आए ना, रामभद्र के टाइम पर उसके बाद जो सक्सेसर आए बहुत वीक सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, जो इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो जो रूलर थे पाला डायनेस्टी का देवपाल, जो देवपाल थे ना, वो क्या करते, कंट्रोल करते हैं कन्नौज पर, ये देखकर कि ये बहुत ही वीक है, इतना स्ट्रांग नहीं है। अब रामभद्र के बाद मिहिर भोज बिकेम द न्यू रूलर बनते हैं प्रतिहारा डायनेस्टी के, जो कि मोस्ट पावरफुल रूलर थे प्रतिहारा डायनेस्टी के। ये कन्नौज को देवपाल से छीन लेते हैं और अपनी कैपिटल बनाते हैं। कौन बनाते हैं अपनी कैपिटल? मिहिर भोज बनाते हैं अपनी कैपिटल, देवपाल से छीन कर कन्नौज को। आफ्टर दैट कन्नौज रिमेन द कैपिटल ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रतिहारा रूलर्स की कैपिटल रहती है, बट जो इनका प्रभाव है, इनका प्रभाव पाला और राष्ट्रकूटा रूलर्स के ऑल्सो रिमेन ऑन इट। इनका मतलब पाला राष्ट्रकूटा जो रूलर्स है, इनका भी जो प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। अब इसके बाद देखो क्या है, राष्ट्रकूटा जो है इनकी सक्सेसेस देखते हैं। राष्ट्रकूटा के बाद आते हैं ध्रुव, फिर आते हैं गोविंद थर्ड, फिर अमोघवर्ष और फिर कृष्ण। अब गुर्जारा प्रतिहारा के बाद देखो वत्सराज आते हैं, नागभट्ट आते हैं, रामभद्र आते हैं, मिहिर भोज आते हैं, महेंद्रपाल आते हैं। अब पाला डायनेस्टी के देखो धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल। अब हम पढ़ेंगे पाला डायनेस्टी के बारे में। देखो फ्रॉम द 8th सेंचुरी से लेकर मिडिल ऑफ द 10th सेंचुरी के मिडल तक तीन पावरफुल एम्पायर्स, तीन पावरफुल साम्राज्य अरोज होते हैं, उनका जन्म होता है इंडिया में। जो नाम है इनका पाला प्रतिहारा राष्ट्रकूटा है। ऑफ दीज जो पाला एम्पायर है ना, वो डोमिनेट करता है ईस्टर्न और नॉर्दर्न अप टू द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी तक करता है पाला। प्रतिहारा जो है वेस्टर्न यूरोप पर गंगेस वैली पर करता है 10th सेंचुरी के मिडल तक, और जो राष्ट्रकूटा है वो साउथ पर करता है 10th सेंचुरी के एंड तक। अब इसके बाद देखो जो पाला डायनेस्टी है वो ऑल्सो वन ऑफ द फेमस डायनेस्टी थी, ये जो कि स्टैब्लिश हुई थी नॉर्थ इंडिया में 8th सेंचुरी में। ये जो रूलर्स है इस डायनेस्टी के रूल करते हैं बंगाल पर 400 साल ये रूल करते हैं। जो मेन रूलर होते हैं इस डायनेस्टी के, उनका कंट्रीब्यूशन अभी नीचे है। गोपाल जो है फर्स्ट रूलर है इस डायनेस्टी के, ही बिकेम द रूलर इन 750 AD में। ये रूलर बनते हैं जब शशंक की डेथ होती है 647 AD में, और उस टाइम पर थोड़ी सी अवस्था चल रही होती है, तो यही सी चीज़ का फायदा उठाकर गोपाल को फर्स्ट रूलर बनाते हैं इस डायनेस्टी का 750 AD में। अब ही वॉज ओनली, इन्होंने ना ही सिर्फ पूरे के पूरे बंगाल को एकता के धागे में बांटा, बल्कि इन्होंने वहाँ पर शांति भी फैलाई। एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग इस टाइम बंगाल फिर से यूनाइटेड हो गया और एक रिच स्टेट बन गया। अदर प्रोमिनेंट रूलर जो थे इनके देखो धर्मपाल थे, देवपाल थे, नारायणपाल थे, लेकिन ऑल द सक्सेसर ऑफ नारायणपाल। लेकिन देखो ये जो नारायणपाल है ना, इनके बाद जो भी इनके सक्सेसर आए वो सारे के सारे वीक ही दिखाए गए हैं, जिसकी वजह से जो पाला डायनेस्टी है वो डिक्लाइन हो गई। और फाइनली 1197 AD में जो कमांडर हैं मोहम्मद गोरी, वो कम्प्लीटली तरीके से पाला डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब कंट्रीब्यूशन देखते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन था पाला डायनेस्टी का। तो पाला रूलर्स जो थे सक्सेसफुल थे पीस को और प्रोस्पेरिटी को लाने में, यूनाइटिंग द होल बंगाल को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। जो पाला रूलर्स थे वो बुद्धिज़्म को अपना क्या करते हैं, स्टेट रिलीजन घोषित करते हैं, और बहुत सारे विहार्स कैसे जो बुद्धिस्ट थे उनके लिए जो उन्होंने धाम वगैरह बनवाए थे या फिर जो घर वगैरह बनवाए थे, तो विहार्स, मोनेस्ट्रीज, मठ वगैरह, टेम्पल इन बंगाल में बनवाए, टेम्पल्स बनवाए, विहार बनाए, और बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में आते हैं तो बहुत सारे टेम्पल्स को, बहुत सारे जो मंदिर है उनको इन्होंने क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब इसके एडिशन में भी, एडिशन टू द बिल्डिंग, जो पाला रूलर्स थे ना, उन्होंने बहुत सारे पॉन्ड्स, लेक्स भी बनवाए इनके किंगडम्स में। अब इनके टाइम पर, पाला के टाइम पर एक बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग प्रोग्रेस भी हुई थी मूर्तियों के फील्ड में, पेंटिंग के फील्ड में। अमंग द आइडल, और मूर्ति जो थी ना इस टाइम पर मेड इन द पीरियड, वो थी स्टैचूज ऑफ महात्मा बुद्ध के स्टैचू बनाए गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। दीज जो ये मूर्तियाँ थी ना, ये ब्लैक स्टोन और ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। अब जो पाला रूलर्स थे ना, वो बहुत ही बड़े सपोर्टर्स थे एजुकेशन के, लिटरेचर के। फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन की स्प्रेड के लिए उन्होंने बहुत सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह बनवाए सोमपुरी में, विक्रमशिला में और उदांतापुरी में। अब इसके बाद देखो
अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, पालास जो है ना नालंदा यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियली हेल्प भी देते हैं, जिसकी वजह से इनका गौरव पूरे की पूरी कंट्री में फैल जाता है। एक लार्ज नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, ना ही सिर्फ इंडिया से बहुत सारे डिफरेंट रीजन से, जैसे कि कंट्री से, जैसे चाइना, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से देर वॉज ओनली अस्टनिशिंग, जिसकी वजह से एजुकेशन में बहुत प्रोग्रेस होती है और इंडियन कल्चर भी बहुत प्रोग्रेस करता है और संस्कृत लिटरेचर भी फ्लरिश होती है। अब देखो, संध्या करनंदिनी, चक्रपाणी, माधव, जिमुत वाहन जो थी मोस्ट फेमस स्कॉलर्स है इस पीरियड के। संध्या करनंदिनी रोट ने लिखा था रामचरित्र, चक्रपाणी ने लिखा था चक्रदूत, और जो माधव थे उन्होंने लिखा था रोग निदान। जिमुत वाहन कंपोज्ड फेमस टेक्स्ट, जैसे कि अब जिमुत वाहन ने लिखे थे कल विवेक और व्यवहार मात्रिक। देखो ये लिखे हुए यहाँ पर इन्होंने, ये रही फेमस बुक्स एंड इसके ऑथर्स। रामचरित्र बाय संध्या करनंदिनी, चक्रदूत बाय चक्रपाणी और रोग निदान बाय माधव, एंड काला विवेक एंड व्यवहार मात्रिक बाय जिमुत वाहन। अब इसके बाद देखो, इन द किंगडम ऑफ पालास के किंगडम में देखो एक ग्रामपति था, ग्रामपति जिसके अंडर में एक विलेज था, एक विलेज था। एक थे 10 ग्रीमिका, नाम से पता चल रहा है 10 मतलब 10 विलेजेस इसके कंट्रोल में थे, जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे स्टेट के लिए। दक्षिण सिस्टम, द ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द किंग, ही अपॉइंट करते हैं दक्षिण सिस्टम में, जो कि हेल्प करते हैं, जो कि एडमिनिस्टर द एरिया, जो उनके कंट्रोल में एरिया होता है उनको वो एडमिनिस्टर करते हैं, उसको वो देखते हैं अच्छी तरीके से। तो पाला रूलर्स के अंडर में एक लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जिस्ट करते हैं, जो कि विजिबल किए गए हैं, विजिबल देखे गए हैं फ्यूडल सिस्टम के अंडर पाला रूल के अंडर फिडेट्रीज यूज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल, जो फिडेट्रीज होते थे ना, फिडल लॉर्ड्स, वो क्या करते थे, वो फाइनेंशियली और मिलिट्री असिस्टेंस देते थे टाइम टू टाइम जब चाहिए होती थी रूलर्स को। तो इन द वे बंगाल और जो नॉर्थ इंडिया है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अचीवमेंट किए उन्होंने पॉलिटिकल यूनिटी में और साथ ही कल्चरल फील्ड में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ और ड्यूरिंग द रूल ऑफ पालास। और पालास कब तक रूल करते हैं, 400 ईयर्स तक करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गुर्जारा प्रतिहारास के बारे में। गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी जो है उसको भी काउंट किया जाता है मोस्ट फेमस राजपूत क्लैन में से एक मानी जाती है ये। सम स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि जो पीपल वर ब्राह्मण, जो ये बिलीव करते हैं ये जो पीपल थे ना पहले ब्राह्मण्स थे, बाद में जाकर ये क्षत्रिय बने। हावेवर द गुर्जारा प्रतिहारा जो थी पावरफुल रूलर्स थे एंड बिलोंग करते हैं गुर्जारा क्लैन ऑफ राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम गुर्जारा प्रतिहारा पड़ा। अकॉर्डिंग टू चंद्रबरदाई के अकॉर्डिंग जो ऑरिजिनेट होते हैं फायर पिट से। अब इसके बाद देखो, डू यू नो जो गुर्जारा प्रतिहारा है उनकी बहुत सारी ब्रांचेस है। अमंग दैम उनमें से जो रूलर्स है उज्जैन ब्रांच के वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, उज्जैन ब्रांच की ये वाले जो। अब ये पार्टिसिपेट करते ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में भी। अकॉर्डिंग टू ग्वालियर प्रसति के अकॉर्डिंग नागभट्ट फर्स्ट जो है डिफीट करते हैं आर्मी ऑफ अरब्स की। अब ये 3 ब्रांचेस है गुर्जारा प्रतिहारास की। फर्स्ट ब्रांच है बिरगू कच्चा दैट इज बरोच, एंड सेकंड ब्रांच है मंडोर राजस्थान, एंड थर्ड ब्रांच है उज्जैन जिन्होंने ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। अब मेजर रूलर्स एंड इनके कंट्रीब्यूशन देखेंगे अब हम। नागभट्ट फर्स्ट इस्टेब्लिश करते हैं गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी को उज्जैन में और एक्सपैंड करते हैं अपने एम्पायर को, साम्राज्य को। वत्सराज नागभट्ट सेकेंड, रामभद्र, मिहिर भोज फर्स्ट जो थे ग्रेटेस्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, जिन्होंने कन्नौज पर कब्जा किया और अपने साम्राज्य को फैलाया ऑफ द प्रतिहारा पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया में। अब मिहिर भोज के बाद रूलर जैसे कि महिपाल, महेंद्रपाल सेकेंड, विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचन पाल एटसेट्रा जो थे ये थोड़े के थोड़े वीक, इनकॉम्पिटेंट, थोड़े वीक थे, स्ट्रांग नहीं थे। 1018 AD में जब मोहम्मद गजनवी अटैक करते हैं कन्नौज पर, तो वहाँ का जो राजा था वो कौन था, ये राज्यपाल था, राज्यपाल वहाँ का राजा था। इन्होंने फाइट नहीं की, फाइट किए बिना ये वहाँ से भाग गए। और ये माना जाता था उस टाइम पर जो राजा अगर फाइट करने के साथ दौरान मर जाता है तो वो एक ब्रेवरी का साइन होता है, बहादुरी का साइन होता है। लेकिन ये जो है ये बिना फाइट किए वहाँ से भाग गए, ये एक बेइज्जती थी राजपूत के लिए। तो मोहम्मद गजनी ने बहुत ज़्यादा लूटा कन्नौज को, वहाँ पर इतना सोना चांदी था जिसकी वजह से जो राजपूत है ये इस बेइज्जती को जो है सहन नहीं कर पाए। उन्होंने अरेस्ट किया राजपाल को, उसको मार दिया और उसका बेटा त्रिलोचनपाल को गद्दी पे बिठाया। लेकिन त्रिलोचनपाल भी इतना सक्सेसफुल नहीं दिखाया गया है। तो त्रिलोचनपाल रूल करते हैं 1027 तक और ही हैड फेल्ड, ये भी फेल हो जाते हैं एस्टैब्लिश अपने जो गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी के गौरव को एस्टैब्लिश करने के लिए, ये भी फेल हो जाते हैं।
और देयरफॉर दिस ग्रेट डायनेस्टी ऑल्सो, फिर ये भी डायनेस्टी जो है एंड पर आ जाती है इनकी डेथ के बाद। जनरली जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रतिहारा किंगडम का वो रन किया जाता है, वो फिडल लॉर्ड्स करते हैं। दे यूज टू होल्ड फिडल टाइटल्स, इनको मिलते हैं, जैसे टाइटल्स मिलते हैं ऐसे इनको भी टाइटल दिए गए हैं। दे यूज टू प्रोवाइड फाइनेंशियली, और ये मिलिट्री असिस्टेंस देते हैं रूलर्स को टाइम टू टाइम, तो ये तो पालास भी देते थे। तो फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी, वो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। फॉरेस्ट, और देखो जैसे फॉरेस्ट होता है या फिर वहाँ पर एम्पटी लैंड हो स्टेट के अंदर, वो सारी फ्यूडल लॉर्ड से बिलोंग करती है। इन द किंगडम ऑफ प्रतिहारा के किंगडम में जो राइट होता है पास्चर के ऊपर, फैलो लैंड के ऊपर, और कुछ और छोटे मोटे लैंड होते हैं ना, वो मिलते हैं स्मॉल फ्यूडल लॉर्ड्स। अब एक तो होते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स, बिग फ्यूडल लॉर्ड्स, एक इनके पास जो छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वो जो प्रैक्टिस होती है एग्रीकल्चर स्लेवरी, जैसे कि लैंडलॉर्ड होता है ना, एक जगह पर जो लैंडलॉर्ड होता है उसके अंडर में जो फार्मर्स काम करते हैं, नौकर वगैरह काम करते हैं, तो ये वाली प्रैक्टिस भी जो है उस टाइम पर प्रिवलेंट थी, चालू थी। डू यू नो मिहिरभोज जो थे वो मोस्ट पावरफुल रूलर थे प्रतिहारा डायनेस्टी के, मिहिरभोज, और अकॉर्डिंग टू दौलतपुर इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इनको प्रभास बोला गया है, और ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में इसको आदिव्राहा बोला गया है। इन्होंने हुनास कौन थे, फॉरेन इन्वेडर्स को भी हराया। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी आया हुआ है पीछे। कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन था? गुर्जरा प्रतिहारा रूलर जो थे वो आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर के सपोर्टर्स थे। मिहिरभोज जो थे वो एक मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर थे इस डायनेस्टी के। नोटेबल स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ वगैरह जो है इस पीरियड में पाई गई है, जो कि मूर्ति पाई है विष्णु जी की मूर्ति पाई है विश्व रूप के फॉर्म में, और शिवजी जी और पार्वती जी की शादी की जो मूर्तियाँ वो भी पाई गई है कनौज में। ब्यूटीफुल कार्विंग्स भी देखी गई है वॉल्स के ऊपर, टेम्पल्स एट ओसिया में, अबनेरी में, कोटा में। जो फीमेल फिगर्स है जैसे कि हो गया सुरसुंदरी, रीडिस्प्ले की गई है ग्वालियर के म्यूजियम में, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव मूर्ति स्कल्पचर है गुर्जरा प्रतिहारा आर्ट का। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है आर्किटेक्चरल वर्क एट्रीब्यूट किए गए हैं अर्ली प्रतिहारास को आर इन, जो कि ओसियान में है। फ्रॉम द ग्रेट फोर्ट ऑफ चित्तौड़ के फोर्ट से इन द ईस्ट में से लेकर साउदर्न बॉर्डर ऑफ मॉडर्न गुजरात तक जो प्रतिहारा है उन्होंने क्या किया, सारी आर्ट को एब्जॉर्व किया है 8th सेंचुरी की एंड तक। अब इसके बाद पढ़ेंगे जो लास्ट डायनेस्टी है, दैट इज राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है फेमस डायनेस्टी थी साउथ की, जो रूल करते हैं 742 से लेकर 973 तक। फ्लीट जो है वो ये बोलते हैं, फ्लीट एक मतलब एक आदमी का नाम है फ्लीट, वो ये बोलती हैं जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी ना, वो राठौर डायनेस्टी नार्दर्न इंडिया की राठौर डायनेस्टी में से एक डायनेस्टी थी। लेकिन सीवी वैद्य ये बोलते हैं जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी ना, वो मराठा डायनेस्टी वर फ्रॉम मराठा डायनेस्टी से ही है। कोई कह रहा है राठौर डायनेस्टी से है, कोई कह रहा है मराठा डायनेस्टी से है। लेकिन डॉक्टर भंडारकर ये बोलते हैं कि जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो पूर्वज थे ना, वो एक जगह, एक स्टेट जिसका नाम राष्ट्र था, उस राष्ट्र के गवर्नर थे। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के पूर्वज जो थे ना, वो एक जगह जिसका नाम राष्ट्र था, उसके गवर्नर थे, और इसी के नाम पर इनका नाम राष्ट्रकूटा पड़ा। और इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी ऑफ देयर ब्रांचेस अवेलेबल की गई है, जैसे कि मेजर ब्रांच जो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की, मन्यूर ब्रांच, अलीचपुर ब्रांच और मन्यखेता। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पीछे आया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे मेजर रूलर्स एंड इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। देखो, डू यू नो मनकेता ब्रांच ऑफ द राष्ट्रकूटा मलकेड़ा गुलबर्गा कर्नाटका गेन करते, एक बहुत ही बड़ा फेम ये गेम करते हैं मन्यकेता। अब जो फाउंडर थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का वो दंती दुर्ग थे। ये फाउंड करते हैं इस डायनेस्टी को 742 AD में। ये इस्टेब्लिश करते हैं राष्ट्रकूटा किंगडम को, कांची, कौशल, मालवा को अपने कंट्रोल में कर एक राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को ये बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। 752 से लेकर 53 AD तक ये डिफीट चालुक्य का जो रूलर है कीर्तिवर्मन सेकंड को हरा देती हैं, जिसके बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। अब टूक द होल ऑफ महाराष्ट्र को अपने कंट्रोल में करते हैं कीर्तिवर्मन को हराकर। अब इसके बाद आफ्टर इस इंपॉर्टेंट विक्ट्री के बाद दंती दुर्ग को महाराजा धीराज का जो है टाइटल दे दिया जाता है। अब कृष्ण फर्स्ट इनका जो बेटा है, इनका सक्सेसर जो है गोविंद सेकंड के बारे में जानेंगे। अब दंती दुर्ग की डेथ के बाद 756 में इनका जो अंकल है कृष्ण फर्स्ट जो है वो गद्दी पे बैठते हैं। ये वो काम कंप्लीट करवाते हैं जो दंती दुर्ग छोड़ गए थे ना, जो काम ये छोड़ गए थे दंती दुर्ग, उनको कंप्लीट कराते हैं कृष्ण फर्स्ट। ये कंप्लीट कराते हैं, ये कंप्लीटली तरीके से चालुक्य पावर को दबा देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ये डिफीट करते हैं गंग रूलर और ऑक्यूपाई करते हैं, उनकी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में करते हैं। कौन? कृष्ण फर्स्ट।
क्रिशन फर्स्ट जो थे वो एक योद्धा ही नहीं थे, लेकिन वो एक ग्रेट बिल्डर भी थे। जो कैलाश टेम्पल है जो कि लौरा में बनवाया गया है वो डेडिकेट किया है लॉर्ड शिव को, वो प्रेजेंट करती है। एक डायरेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है फाइन आर्ट का इस डायनेस्टी का। इनकी डेथ, क्रिशन फर्स्ट की डेथ के बाद 773 में इनका बेटा जो है गोविंद सेकंड वो गद्दी पे बैठते हैं, लेकिन ये इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो इनका जो छोटा भाई है जिनका नाम था ध्रुव, जो कि दिखाए गए हैं जिन्होंने धर्मपाल को वत्सराज को हराया था, तो ध्रुव क्या करते हैं, गद्दी पे बैठते हैं और अपने आप को राजा घोषित करते हैं। इसके बाद देखो ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे अब हम। जो ध्रुव है एक न्यू एरा जो है इन द हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूटा बिगिन होता है जब ध्रुव गद्दी पर बैठते हैं, एक्सेशन करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। ये सबसे पहले गंग जो रूलर है उसको हराते, फिर पल्लव को, फिर वेंगी को, फिर मालव को, किंगडम जो है साउथ की उनको हराते हैं, बहुत सारी टेरिटरी को अपने कब्जे में करते हैं ध्रुव। अब इसके बाद ये स्पेशल फिर अटेंशन नॉर्थ इंडिया में अटेंशन दिखाते हैं ये, और प्रतिहारा रूलर वत्सराज को और पाला रूलर धर्मपाल को हरा देते हैं, जिसके बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा, और उनकी टेरिटरी को अपने कब्जे में करते हैं। ध्रुव जो थे वो अनडाउटली हम कह सकते हैं एक बहुत ही वॉर्थी रूलर थे, और राष्ट्रकूटा ने बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट और ग्लोरी गेन की इनके टाइम पर। जो अदर रूलर्स थे राष्ट्रकूटा के वो गोविंद थर्ड थे, अमोघवर्ष थे, कृष्ण थर्ड थे और इंद्र थर्ड एक्सेट्रा थे। अब इंद्र थर्ड जो रूल करते हैं 915 से लेकर 27 तक रूल करते हैं, ये एक ग्रेट वॉरियर थे। ये हरा देते हैं परम्बस को, चालुक्य रूलर्स को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस जो है इनके रूल का वो है कैप्चर करते हैं जब ये कनौज को, प्रतिहारा का रूलर महिपाल को हराकर ये कनौज को अपने कंट्रोल में करते हैं। सो एज अ रिजल्ट इनका जो रिस्पेक्ट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ इंद्र थर्ड के बारे में बताया गया है कि एक बहुत ही बड़े योद्धा थे, ये परम्बरस को, चालुक्य रूलर्स को हराते हैं, और सबसे बड़ी जो इनकी सक्सेस थी जब इन्होंने कनौज पर कंट्रोल किया और महिपाल को हराते हैं। अदर राष्ट्रकूटा रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिक्लाइन ऑफ द राष्ट्रकूटा किंगडम स्टार्टेड जब, तो इस डायनेस्टी का जो डिक्लाइन है ये ख़त्म कब होती है, जब इंद्र थर्ड स्टार्टेड आफ्टर इंद्र थर्ड के बाद। डिक्लाइन ऑफ द राष्ट्रकूटा किंगडम स्टार्टेड आफ्टर इंद्र थर्ड के बाद खत्म होता है ये डायनेस्टी। आफ्टर द अमोघवर्ष सेकेंड, गोविंद फोर्थ, अमोघवर्ष थर्ड, कृष्ण थर्ड, करकफ सेकेंड रूल करते हैं। अमंग दीज रूलर्स ओनली, इनमें से सिर्फ और सिर्फ कृष्ण थर्ड ही है जो कि एक वॉर्थी रूलर दिखाए गए हैं, पाए गए हैं, बट हिज सक्सेस वर ओनली द फेम ऑफ एन एक्सटिंग्विश्ड लैम्प। करका सेकंड जो थे वो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, ये डिफीट करते हैं चालुक्य रूलर तेला सेकंड को 973 एडी में, और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है एंड पर आ जाती है। तो जो करका सेकंड थे जो कि लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, इनको हरा दिया जाता है चालुक्य का रूलर ताइला सेकंड के द्वारा, और फिर राष्ट्रकूटा एंड आ जाता है। राष्ट्रकूटा एस्टैब्लिश करती है एक बहुत ही बड़ी वास्ट ग्लोरियस एम्पायर साउथ इंडिया में बाय द ब्रेवरी, इनकी बहादुरी से पूरे की पूरे होल जो साउथ इंडिया है वो इनके इन्फ्लुएंस में आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो है ये कैप्ट कनौज को भी रखते हैं, जो कि फेमस सेंट्रल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया का जो है फेमस सेंटर था, अंडर देयर कंट्रोल। कुछ बहुत टाइम तक, कुछ सालों ना, मतलब ये कनौज को भी अपने कंट्रोल में करते हैं। अब देखो राष्ट्रकूटा का जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है हिस्ट्री ऑफ साउथ में। 742 से लेकर 973 तक जो है हिस्ट्री में जो है राष्ट्रकूटा का बहुत ही प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट प्लेस है। इन व्यू ऑफ देयर सक्सेस, इनका जो टाइम है, इनका टाइम को रिमेंबर किया जाता है गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया की, गोल्डन एज बोला जाता है राष्ट्रकूटा का रूल को। सो इन द साउथ में राष्ट्रकूटा जो है इन्फ्लिक्ट सेवरल डिफीट्स ऑन द चोला, पालाज एंड चालुक्य रूलर से भी ये डिफीट्स जो है इनको मिलती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राष्ट्रकूटा रूलर्स का एडमिनिस्ट्रेशन देखो। द एडमिनिस्ट्रेशन जो था राष्ट्रकूटा रूलर्स का वो कैसा था, वो एक बहुत ही हाई ऑर्डर का था। जो रूलर्स थे, अब देखो होता नहीं ऐसे कि राजा उसके 5 बेटे हैं तो किसको बनाए वो राजा, तो ये बोला गया जो उनका सबसे एल्डेस्ट सन होता है ना वो बनेगा राजा। कभी कभी क्या होता है ना, राजा का जो बड़ा बेटा मान ले कामयाब नहीं है तो छोटे बेटे को भी बना देते हैं, सक्सेसर को साइड में रखते हैं, इग्नोर भी मार देते हैं। सो यहाँ पर रूलर जो है ऑफन अपॉइंट करते हैं अपने बड़े बेटे को प्रिंस पे बिठाते हैं ताकि जो सक्सेशन और लड़ाई वगैरह ना हो। फॉर द इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशियंसी के लिए डिवाइड किया गया है राष्ट्रास में, प्रोविंसेस में, डिस्ट्रिक्ट्स मतलब विषयास में, भुक्तिस मतलब कि तहसील्स में। वेरी क्वालिफाइड और ऑनेस्ट एम्प्लॉइज को ही यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को सिटी के अंदर, उसके चारों तरफ वाले जो इसके सराउंडिंग एरियाज होते हैं वो होते हैं कोस्टल पालर कोटवाल की। स्मॉलेस्ट यूनिट गवर्नेंस की वो होती है विलेज, जो हेड होता है विलेज का उसको महतार बोलते हैं। फॉर हिज हेल्प ऑफिसर्स जिसका नाम है
कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं गांव में, क्या करने के लिए, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है विलेज की गवर्नेंस में बहुत ही कम इंटरफेयर करती है, और टैक्स का बर्डन जो हो लोगों पे बहुत कम होता है। राष्ट्रकूटा रूलर जो है हैड अरेंज ए पावरफुल आर्मी को अरेंज करते हैं सिक्योरिटी और एक्सपेंशन अपने एम्पायर की सिक्योरिटी के लिए और उसको बढ़ाने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स थे वो 5 लाख थे। भर्ती करते हैं ना आर्मी के अंदर, तो वो मेरिट के बेसिस पे करते हैं। राष्ट्रकूटा रूलर जो है एबल टू अचीव ए ग्रेट विक्ट्री, वो अचीव करते हैं उनकी हेल्प ऑफ द आर्मी की हेल्प से। किंग के बारे में जानते हैं। जो पोजीशन होती है किंग की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किंग जो है वो हेरिडेटरी होता है। समटाइम्स जो डिजर्विंग पर्सन होते हैं ना उसको भी रूलर बना दिया जाता है सक्सेशन को इग्नोर मार कर, कि मान लो बड़ा बेटा नहीं है कामयाब तो भाई छोटे को बना दो, सक्सेशन को इग्नोर कर देते हैं। तो दे हैड हाई टाइटल्स मिलते हैं उनको, परम भट्टार का, महाराजा धीराज, स्वर्गवर्ष एटसेट्रा। राष्ट्रकूटा रूलर्स जो है वो अपनी कैपिटल में बहुत ही अच्छी जिंदगी जीते हैं। दे यूज टू वेयर वैल्यूएबल क्लॉथ्स, ज्वेलरीज पहनते हैं वो अपना कॉर्ट वेज, उनका जो कॉर्ट था वो वेरी स्प्लेंडेड था। फिडेलिटीज, एम्बेसडर्स, राजदूत, मिनिस्टर्स, पोइट, एस्ट्रोलॉजर्स जो थे रेगुलरली प्रेजेंट होते हैं इनकी राज्यसभा में। वुमेन्स भी प्रेजेंट होती है कोर्ट में। अब प्रिंस के बारे में जानेंगे। जो राष्ट्रकूटा रूलर्स होते हैं वो क्राउन प्रिंस को भी अपॉइंट करते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए। जो प्रिंस होता है वो अपने फादर को हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में, और वो जो है अपने फादर को अकम्पनी भी करता है, मतलब कंपनी देता है वो वॉर में, लड़ाई वगैरह में इनके पिताजी के साथ जाता है प्रिंस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखो, राष्ट्रकूटा रूलर जो है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी फॉर्म करते हैं ताकि शासन को अच्छी तरीके से स्मूथली तरीके से चलाया जा सके। मोस्ट ऑफ जो मिनिस्टर्स थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स थे। जो पोस्ट होती है मिनिस्टर की वो पैटर्नल होती है, मतलब पिता की तरफ से होती है। पॉलिटी देखो, राष्ट्रकूटा डिवाइड करते हैं टेरिटरी को अंदर अभी पढ़ा ना ऊपर हमने, राष्ट्र्स में करते हैं, प्रोविंसेस में। जो हेड होता है ना राष्ट्र का वो राष्ट्रपति होता है। इनका मेन टास्क होता है नेशनल राष्ट्रीय शांति को और कलेक्ट करना है रेवेन्यू को, ठीक है। इसके बाद देखो विश्या मतलब डिस्ट्रिक्ट। राष्ट्रकूटा डिवाइड करते हैं इनके किंगडम को विश्यास में। इनका हेड को विश्यापति बोलते हैं। 1000 से लेकर 4000 विलेजेस एक विश्या के अंडर में होते हैं और इनकी ड्यूटी होती है राष्ट्रपति के ऑर्डर को फॉलो करना। अब देखो भी पड़ा राष्ट्र के अंडर में होता है राष्ट्रपति, और विश्या के अंडर में विश्या का जो रूलर होता है वो होता है विश्यापति। इसके अंडर में 1000 से लेकर 4000 क्या होते हैं, विलेजेस होते हैं। अब भुक्ति इसका करते हैं, तहसील के बारे में पढ़ेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट थी इसको डिवाइड किया गया था तहसील के अंदर, भुक्ति के अंदर, और भुक्ति इसके अंदर कंट्रोल करता है भोगापति। देखो क्या है इसमें, तहसील में तो जो रूलर है वो भोगापति है, विश्या में जो रूलर है वो विश्यापति है, राष्ट्र में जो रूलर है वो राष्ट्रपति है। और इस तहसील में 50 से लेकर 70 विलेजेस जो होते हैं ना एक भोगापति के अंडर होते हैं। इसमें 1000 से लेकर 4000 विलेजेस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है सिटी का, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है सिटी का वो मैनेज होता है अंडर एक ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर। जो गवर्नमेंट होती है वो रन करती है किसके लीडरशिप के अंडर में, नागरपति के लीडरशिप के अंडर में। रिलीजियस पॉलिसी देखो, राष्ट्रकूटा रिलीवर बिलीव करते हैं हिंदुइज्म में। ये बहुत सारे टेम्पल्स को बनवाते हैं जो कि हिंदू देवी देवताओं से बिलोंग करते हैं। जैन टेम्पल्स भी बनवाए गए हैं कृष्ण सेकंड के द्वारा। एविडेंसेस जो यहाँ पर फाउंड किए गए हैं रिगार्डिंग द लिबरल एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज ऑफ द राष्ट्रकूटा रूलर्स। अब यहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम देखते हैं। जो सोर्सेज है इनकम की कि कहाँ से इनकम कहाँ से आता है। देखो हर जगह कोई सी भी डायनेस्टी हो इनकम हमेशा लैंड रेवेन्यू से ही आता है, लैंड पर टैक्स लगाने से। तो यहाँ का जो इनकम है वो भी लैंड टैक्स से आता है, जिसको उद्रंग बोला गया। क्या बोला गया है, उद्रंग बोला गया इन्होंने यहाँ के टैक्स को। और जितना भी वहाँ पर प्रोड्यूस होता है उसका 1/4 जो पार्ट होता है ना वो किसको देते हैं, स्टेट को देना होता है। तो इट वॉज 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस जो होता है ना वो ग्रेन की फॉर्म में लेती है ना, गेहूँ अनाज वगैरह की फॉर्म में ये लेते हैं 1/4 इनका टैक्स। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखो, राष्ट्रकूटा की एक बहुत ही परमानेंट आर्मी थी बड़ी। इनकी आर्मी की वजह से बहुत ये विजय प्राप्त करते हैं। सो बहुत सारी जो है पैदल सेना भी थी, एलिफेंट्स भी थे, घुड़सवार भी थी, मतलब घोड़ों की सवारी भी थी। ड्यूरिंग द वॉर के ड्यूरिंग पर जो फिडेटरीज होते हैं वो राष्ट्रकूटा रूलर्स को है ना हेल्प करते हैं टाइम टू टाइम, सेंडिंग देयर आर्मीज को भेजकर। अब इसके बाद देखो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखो, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या डेवलपमेंट देखो, आर्ट एंड लिटरेचर का जो है डेवलपमेंट देखते हैं। तो
राष्ट्रकूटा रूलर्स जो थे वो आर्ट को और लिटरेचर को सपोर्ट करते हैं। ये बहुत सारे टेम्पल्स को बनवाते हैं। कैलाश टेम्पल जो कि बिल्ड किया गया एलोरा में, एक फेमस आर्ट है इस पीरियड की, इस डायनेस्टी की, इस एम्पायर की। ये जो टेम्पल है इसको बनाया गया एक सिंगल रॉक को कट करके बनाया गया है। एलिफेंटा केव्स भी बिल्ड किए गए हैं इसी पीरियड के टाइम पर। एक पर्सन इज स्टिल एंथ्रल्ड बाय लुकिंग, एक पर्सन अभी भी मतलब कि स्टिल एंथ्रॉल्ड बाय लुकिंग इन केव्स को देखकर एकदम से क्या हो जाता है, भौचक्का हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। बहुत सारे जो राष्ट्रकूटर्स जो थे हेड, बहुत सारे स्कॉलर्स को अपने कार्ट में जगह देते हैं, सपोर्ट करते हैं। अमोघवर्ष हिमसेल्फ एक ग्रेट स्कॉलर था। ये कंपोज करते एक बुक लिखते हैं अमोघवर्ष, जिसका नाम है कवि राजमार्गीय। इट इज कंसिडर, इनको एक मेजर टेक्स्ट बोला गया है कन्नड़ लैंग्वेज का। और जिनसन लिखते हैं आदि पुराण, हरिवंश पुराण अंडर द राष्ट्रकूटा के सपोर्ट के अंडर में। बुक्स नेम्ड जैसे कि गणित संघर्ष कंपोज बाय, ये लिखी गई थी महावीर आचार्य के द्वारा। अमोघवर्ष वृत्ति जो है शक्ताकयन के द्वारा लिखी गई है। नाल चांपू जो है विक्रम भट्ट के द्वारा लिखी गई है। बहुत फेमस जो है इस पीरियड की आर्ट एंड लिटरेचर में दिखाई गई हैं। अब इसके बाद देखो अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी जो नाम है फेमस स्कॉलर्स का इस टाइम के इंक्लूड करते हैं पोम्पा एंड, इनको बोला गया है कन्नड़ पोइट्री के 3 जैम। पाम्पा, पोना एंड राणा को फेमस स्कॉलर बोला गया और इनको 3 रत्न बोला गया है इस डायनेस्टी के, इस एम्पायर का। अब 10वीं सी दैट द राष्ट्रकूटा रूलर्स जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन्होंने की है। नॉट ओनली इन द पॉलिटिकल फील्ड में ही नहीं, इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में भी की है। अब कंसिक्वेंसेस देखते हैं। इसका जो लास्ट टॉपिक है इसका इस चैप्टर का वो है जी, तो दिस लॉन्ग एंड फियर्स, जो ये लॉन्ग और इतना बड़ा और इतना भयानक जो संघर्ष हुआ है कनौज को लेकर, इन्होंने कैसा प्रूव किया है, इन्होंने तीनों डायनेस्टी के लिए बहुत ही घातक प्रूव हुआ है, जो कि है पालास, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, जिसके बारे में मैं ब्रीफ में पढ़ा है। ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो तीनों डायनेस्टी है बहुत वीक हो जाती है, वीक हो गई फिर डिक्लाइन हो जाती है। इवन तो दे कुडंट नॉट इतनी वीक हो जाती है कि ये अपने टेरिटरीज को भी अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाते, अपने कंट्रोल में ये रख नहीं पाती हैं। बाद में जो चालुक्यास है वो क्या करते हैं, राष्ट्रकूटा की डायनेस्टिक टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में करते हैं चालुक्यास। प्रतिहारा किंगडम जो है उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे किंगडम्स में। और जो बंगाल होता है ना, बंगाल, जिसमें पाला डायनेस्टी रिप्लेस की जाती है सेना डायनेस्टी के द्वारा। तो हम देख सकते हैं जो ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल था कनौज को लेकर, तीनों डायनेस्टी को इन्होंने बिल्कुल ही ब्रॉट डाउन, मतलब थोड़ा तोड़ ही दिया था, इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो जो चैप्टर 3 है ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, द पलास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटा, हिस्ट्री भारत सेकेंड का चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।